जय हिंद दोस्तों। उत्तराखंड के सभी एग्जामों के लिए हमने उत्तराखंड हिस्ट्री का एक फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट किया है। इसमें मैंने आपको बहुत सारे टॉपिक से कवर करवा दिए हैं। हम पहुंच गए थे चंदकाल में, ठीक है। कुछ दिनों से काफी तबीयत खराब होने के कारण कुछ दिन मेरी क्लास नहीं आ पाई, लगभग 5 से 6 दिन मेरी क्लास नहीं आ पाई, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं चंदवंश, ठीक है। तो चंदवंश में मैं पहले 3 राजाओं को आपको पढ़ा चुका हूँ। पहला राजा था कौन? राजा सोमपाल, सॉरी सोमचंद। पहला राजा था सोमचंद। सोमचंद के बारे में हम पढ़ चुके हैं डिटेल से। सोमचंद के बाद आता है उसका बेटा आत्मचंद। आत्मचंद के बाद आता है पूर्णचंद। पूर्णचंद ज्यादा ही धार्मिक था, थोड़ा पूजा पाठ में रहा, तो इसलिए उसका शासन भी कम ही माना जाता है। उसके बाद जो राजा आता है उसका नाम है इंद्रचंद्र, ठीक है। तो इंद्रचंद को आपको डिटेल से पढ़ना है, इससे क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ठीक है। रेशम की बात जहां पर भी आएगी वहां पर आपको टिक करना है इंद्रचंद, ठीक है। तो शुरू करते हैं। इंद्रचंद का शासनकाल 758 से लेकर 778 एडी तक इसका शासनकाल चलता है, यानी कि ईस्वी तक इसका शासनकाल चलता रहता है, ठीक है। पटरंग प्रथा। पटरंग प्रथा मतलब थी झूठ बोलने की प्रथा। एक ऐसी प्रथा जिसमें झूठ बोलने से क्या लगता था कि कोई चीज सच हो सकती है, ऐसी प्रथा को हम पटरंग प्रथा कहते थे, ठीक है। इसमें मेनली फेमस क्या था? जितना अधिक झूठ बोलोगे उतना ज्यादा रेशम का उत्पादन होगा। इसमें मानना क्या था कि जितना अधिक हम झूठ बोलेंगे उतना ज्यादा क्या होगा? रेशम का उत्पादन होगा या रेशम की बिक्री होगी। तो इसलिए लोग ये पटरंग वाली प्रथा को ज्यादा प्रचलन में थी उस वक्त, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, चंपावत में रेशमी वस्त्र निर्माण हेतु रेशम कारखाना भी किसने खोला था? इंद्रचंद्र ने। कहाँ खोला था? चंपावत में। इस बात का ध्यान रखना, चंपावत में इसने क्या किया था? एक रेशम कारखाना खोला था, क्योंकि रेशम का उत्पादन उस समय काफी ज्यादा होता था। तो और इसी इंद्रचंद्र ने यहाँ पर रेशम का कारखाना खोला था, ठीक है। इसने काम करने हेतु मैदानों में रेशम बुन करके जो श्रेणी होते हैं ना, रेशम बुनकर श्रेणी जो पटवाए होते हैं, इनको बुलाया गया था, ठीक है। ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। रेशम बुनकर श्रेणी पट्टावाई। पट्टावाई नाम याद रखना, ये इंपोर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है, ठीक है। और फिर है नेपाल और तिब्बत से व्यापारिक संबंध। अगर उत्तराखंड में रेशम होगा तो नॉर्मल सी बात है कि जो ये व्यापार करेगा अपने पड़ोसी देश से ही करेगा। और उस वक्त जो पड़ोसी देश थे वो नेपाल और कौन थे? नेपाल और तिब्बत, ठीक है। अभी जो तिब्बत चाइना में शामिल हो गया है, तो उस समय जो नेपाल और तिब्बत अलग अलग थे, ठीक है। तो ये रही इंद्रचंद्र की बात। इंद्रचंद्र यहाँ पर इतना शासनकाल हमें देखने को मिलता है। मेन मेन जो टॉपिक्स है मैंने बताया है, कोशिश की है कि डिटेल से इसको बताया जाए आपको, ठीक है। उसके बाद फिर क्या आता है? संसार चंद्र आता है। इंद्रचंद्र के बाद आता है संसार चंद्र आता है। लगभग 35 वर्षों तक ये अपना शासनकाल यहाँ पर करता है, शासन चलाता है, ठीक है। उसके बाद फिर आता है सुधा चंद। ये काफी धार्मिक राजा था। और उसके बाद हमीर चंद या हरिचंद भी कहीं आपको देखने को मिल सकता है। हमीर चंद या हरिचंद या खाली हमीर चंद भी आपको देखेगा। ये दोनों के दोनों क्या थे? काफी धार्मिक राजा थे, ठीक है। तो काफी इन पर उतना पावरफुल इन पे रहा नहीं। उसके बाद आता है वीणा चंद। वीणा चंद एक विलासी राजा था, ये आपको ध्यान में रखना होगा। विलासी का मतलब क्या होता है? जिसकी कोई संतान नहीं होती उसको विलासी राजा कहते हैं, ठीक है। तो निसंतान था। वीणा चंद क्या था? कि निसंतान था, इसका कोई भी बेटा नहीं था। तब उस समय खस यहाँ पर फिर से पुनः आक्रमण करते हैं कुमाऊं पर। और क्या करते हैं वो? कुछ इन यहाँ पर शासन कर लेते, क्योंकि इसका कोई राजा था नहीं। अब ये बूढ़ा हो गया होगा वीणा चंद, तो इसने इसी मौके का क्या उठाया? फायदा उठाया। किसने? खसों ने। और खसों ने क्या किया? उत्तराखंड में आक्रमण कर दिया, कुमाऊं के एरिया में आक्रमण कर दिया। लगभग 196 वर्षों तक इन्होंने क्या किया? अपना शासन यहाँ पर चलाया था, ठीक है। तो खस का शासन कब से कब तक चला? 869 से लेकर 1065 एडी तक इनका शासनकाल चला। लगभग 196 वर्षों तक इनका शासनकाल चलता है कुमाऊं में, ठीक है। उसके बाद फिर ये जो संसार चंद था, इसी के खानदान का एक आता है जिसका नाम क्या होता है? वीरचंद। ये किसके खानदान का था? ये संसार वीरचंद, ये संसार चंद का था, ठीक है। तब इसका एक सेनापति था सोनू खड़ायत। और जिस खस राजा ने यहाँ पर वो शासन किया था, मतलब कंट्रोल किया था, तब कौन था? यहाँ पर सोमपाल बन गया था। मतलब किया किसी और ने होगा, लास्ट में बचा कौन? सोमपाल। फिर ये सोनू खड़ायत क्या करता है? इस सोमपाल को यहाँ से हरा देता है और वीरचंद इस गद्दी पर फिर से बैठ जाता है। फिर से कुमाऊं की गद्दी पर कौन बैठता है? वीरचंद बैठता है, ठीक है। ये समझ में आ रहा होगा आपका।
उसके बाद फिर बहुत से राजा आते हैं वीरचंद के बाद। लगभग बहुत से जो 50-60 राजा है, सारे नाम मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगा, आप चिंता बिल्कुल ना करें, वहां से आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। ठीक है, 9, 8, 10, 11, 12 बहुत से उतने खास इंपोर्टेंट है नहीं, हमें मेन मेन राजाओं के नाम ही पढ़ने हैं। फिर 17 नंबर में आता है नानकी चंद। अब नानकी चंद भी हमें क्यों पढ़ना है, क्योंकि इसने 1191 में अशोक चंद का जब आक्रमण हुआ था, तब उस समय उत्तराखंड में कुमाऊं पर जो शासन करने वाला राजा कौन था, तो वो था नानकी चंद। ठीक है, ऐसे आपसे पूछ सकता है कि 1191 में जब अशोक चंद ने उत्तराखंड या कुमाऊं पर आक्रमण किया, तब कुमाऊं चंद वंश का शासक कौन था, तब उस समय कौन होगा, नानकी चंद। उसी के बाद फिर 18वां आता है, फिर 19वां राजा आता है भीष्मचंद। तो ये 1223 में कराचल देव का आक्रमण हुआ। ये भीष्मचंद वाला भीष्मचंद नहीं है जो इसके बाद आएगा अभी मेनली, जो अल्मोड़ा राजधानी का जो काम करता है, ये वाला नहीं है, ये 19वें नंबर का, वो तो लगभग 44-45वें का वाला है, उसको याद नहीं करना है अभी भी। ठीक है, ये भीष्मचंद पहला, इसको भीष्मचंद फर्स्ट मान लेते हैं। तो इतना आपको ये ध्यान रखना होगा। ठीक है, भीष्मचंद फर्स्ट, इतनी रही बात। इसके बाद हम सीधे पहुंचेंगे कहां पर, 23वें राजा पर, थोहर चंद पे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही कवर करते हैं, थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं है तो धीरे धीरे करके हम कवर करेंगे। तो एक बार मैं इसका फिर से आपको रिवीजन करवा देता हूँ, ध्यान से समझिएगा कि था चौथा राजा कौन बना, इंद्रचंद बनता। ठीक है, इंद्रचंद ने 758 से लेकर 778 तक अपना शासनकाल यहाँ पर चलाया। इंद्रचंद के शासनकाल में मेनली एक प्रथा थी, पटरंग वाली प्रथा। पटरंग वाली प्रथा का मानना क्या था, इसमें जितना झूठ बोलोगे रेशम उतना ज्यादा ही अधिक उत्पादन होगा, ऐसा उन लोगों का मानना था। ठीक है, पटरंग वाली प्रथा में क्या था, जितना अधिक आप झूठ बोलोगे उतना ही ज्यादा रेशम की खेती या फिर रेशम की बिक्री होगी। और उसके बाद फिर इस इंद्रचंद ने चंपावत में रेशमी वस्त्र के लिए, क्योंकि रेशम ज्यादा होगा तो रेशम के कारखाने खोले जाएंगे, तो इसलिए रेशम का कारखाना कहाँ पे खोला, इसे चंपावत में खोला था। ठीक है, तो रेशम से अधिकतर जो भी क्वेश्चन बनेंगे तो आपको केवल इंद्रचंद्र ही करना है। इसने मैदानी क्षेत्र से एक रेशमकार बुलाया था, इसका नाम था रेशम बुनकर श्रेणी पट्टावाई। पट्टावाई एक श्रेणी है, एक जाति हम कह सकते हैं, जो कहाँ आई थी, चंपावत में आई थी। ये रहती कहाँ थी, ये थी मैदानी इलाकों में रहती थी, मैदानी इलाकों से इसको बुलाया गया था, किसने, इंद्रचंद्र ने। ठीक है, उसके बाद नेपाल और तिब्बत से व्यापारिक संबंध काफी अच्छा था। अब अच्छा होगा ही, जब हमारे पास चीजें होंगी तो हम एक दूसरे को व्यापार करेंगे और संबंध अच्छे बनेंगे। ठीक है, फिर आता है संसार चंद। संसार चंद भी 35 वर्षों तक शासन चलाता है, काफी ये भी बुढ़ा राजा हो गया था। उसके बाद फिर आता है सुधा चंद, ये धार्मिक था। फिर हमीर चंद आता है, ये भी काफी धार्मिक राजा था। फिर वीणा चंद आता है, इसकी कोई संतान ही नहीं होती है। जब कोई संतान नहीं होगी तो कोई न कोई बाहरी राजा यहाँ पर आक्रमण करने की कोशिश करेगा और अपना शासन स्थापित करने की कोशिश करेगा। ऐसा ही यहाँ पर होता है। खस लोग आते हैं, खस क्या करते हैं, खस तो वैसे भी बार बार उत्तराखंड में आक्रमण करते रहते हैं। ठीक है, खस लोगों ने फिर यहाँ पर आक्रमण किया और 196 वर्षों तक फिर से कुमाऊं में शासन किया इन लोगों ने। ठीक है, फिर आता है वीरचंद। वीरचंद आता है, सेनापति था इसका सोनू खड़ायत। सोनू खड़ायत काफी पावरफुल और एक अच्छा सेनापति हम इसको कह सकते हैं। तो इसने क्या किया, जो खस राजा था उस समय 196 साल बाद कोई सोमपाल नाम का था, इस सोमपाल को क्या कर देता है, हरा देता है, मार देता है इसको। ठीक है, तो वीरचंद फिर गद्दी पर यहाँ से बैठ जाता है। और वीरचंद के बाद फिर 17वें नंबर पर नानकी चंद आता है, जिसने क्या किया, अशोक चंद के समय आक्रमण करता है। ठीक है, फिर आता है 19वें नंबर पर भीष्मचंद्र प्रथम। और भीष्मचंद्र प्रथम ने 1223 में कराचल देव पर आक्रमण किया था। ठीक है, तो और ये कराचल देव ने जब आक्रमण किया भीष्मचंद्र पर, कब किया था, 1223 ईस्वी में। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। इंद्रचंद्र को हम डिटेल से पढ़ चुके हैं, इसके बाद थोर चंद को पढ़ेंगे, थोर चंद के बारे में डिटेल से समझेंगे, फिर हम ऐसे नेक्स्ट क्लास करते रहेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास पे इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।